हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स। अपनी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम करने जा रहे हैं पेपर 025880 का एनालिसिस। पेपर 880 आपकी स्क्रीन्स पर। पहला सवाल, सवाल संख्या 76। अब हमारा निर्देश है दिए गए वाक्य के किसी एक सेगमेंट या खंड में कोई ग्रामेटिकल एरर या व्याकरणीय अशुद्धि है, वही सेगमेंट वही खंड हमारा आंसर होगा। तो पढ़ते हैं। माई मदर स्पीक्स इन सच अ लोली वॉइस that it is at times का अर्थ है sometimes या कभी कभी, difficult to understand what she says। difficult है कठिन, understand है समझना। वाक्य में एरर कहाँ है? निसंदेह यहाँ। लोली नहीं लो होना चाहिए था। विद्यार्थी इस बिंदु पर विशेष ध्यान दें। शब्द लोली का अर्थ है निम्न, घटिया या तुच्छ, जबकि लो का अर्थ है मंद या धीमा। यदि आपकी आवाज़ का वॉल्यूम या पिच ऊंचा नहीं है, अर्थात आप बहुत ज़ोर से नहीं बोलते, धीमा बोलते हैं, मंद स्वर में बोलते हैं, तो आपकी वॉइस हुई लो वॉइस। करेक्शन के बाद वाक्य पढ़ा जाएगा, माई मदर स्पीक्स इन सच अ लो वॉइस। मेरी माताजी इतनी धीमी या मंद आवाज़ में बात करती हैं, दैट इट इज़ एट टाइम्स डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, कि कभी कभी तो समझना मुश्किल हो जाता है वॉट शी सेज, वो क्या कहती हैं या कह रही हैं। वाक्य के जिस खंड में एरर है वो है सी। इन सच अ लोली वॉइस नहीं, इन सच अ लो वॉइस, इतनी निम्न, घटिया या तुच्छ नहीं, इतनी मंद या धीमी आवाज में बोलती है। अन्य किसी खंड में कोई एरर नहीं। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन सी ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 77, फिर से वही निर्देश है। जिस सेगमेंट में ग्रामेटिकल एरर या व्याकरणीय अशुद्धि पाई जाएगी वही हमारा उत्तर होगा। तो पढ़ते हैं। द J&K एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन का अर्थ है प्रशासन, जम्मू और कश्मीर का जो प्रशासन है, हैज़ विथड्रू इट्स एडवाइजरी आस्किंग टूरिस्ट, टूरिस्ट है पर्यटक, टू कट शॉर्ट है छोटी करना, देयर विजिट टू कश्मीर। विद्यार्थी ध्यान दें, एडवाइजरी का अर्थ है कोई सार्वजनिक घोषणा या चेतावनी। वाक्य में एरर कहाँ है? निसंदेह यहाँ है। विथड्रू नहीं विथड्रॉन होना चाहिए था। विद्यार्थी ध्यान दें, ये जो क्लॉज है वाक्य का, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा गया है। हैज के साथ वर्ब की थर्ड या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का इस्तेमाल होना चाहिए था। विथड्रॉ की थर्ड या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म विथड्रू नहीं विथड्रॉन होनी चाहिए, ये तो सेकंड या पास्ट फॉर्म है। करेक्शन के बाद वाक्य पढ़ा जाएगा, द J&K एडमिनिस्ट्रेशन हैज विथड्रॉन इट्स एडवाइजरी आस्किंग टूरिस्ट टू कट शॉर्ट देयर विजिट टू कश्मीर। वाक्य के जिस खंड में एरर है वो निसंदेह खंड ए है। हैज विथड्रू लिखा है, विथड्रॉन होना चाहिए था। अन्य किसी खंड में कोई एरर नहीं। हमारा आंसर सेगमेंट ए ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 78, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का प्रश्न है। पढ़ते हैं। अ वर्ड फॉर्म्ड फ्रॉम द इनिशियल लेटर्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स एंड रेड एज अ सिंगल वर्ड। वर्ड फॉर्म्ड यानी बना, फ्रॉम किससे? द इनिशियल लेटर्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जो कई शब्द हैं उनके पहले पहले लेटर्स को जोड़कर बना गया या बनाया गया शब्द क्या कहलाएगा? हमारा आंसर होगा एक्रोनिम। विद्यार्थी ध्यान दें, एक्रोनिम एक प्रकार का संक्षिप्त रूप या अब्रीविएशन है। खास बात क्या है? खास बात यह है कि जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है उनके शुरुआती लेटर्स को जोड़कर एक नया शब्द बन जाएगा। उदाहरण के तौर पर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एक संस्था है, उसके शुरुआती लेटर्स इंडियन का आई, स्पेस का एस, रिसर्च का आर और ऑर्गेनाइजेशन का ओ ले लिया जाए और इस संक्षिप्त रूप को एक नए शब्द के रूप में कहा जाए तो हम कहेंगे इसरो। तो ये हुआ एक एक्रोनिम। इसी प्रकार से स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड से बना सेल, ये भी एक एक्रोनिम है। अन्य ऑप्शंस पर एक नज़र कर लेते हैं। ऑप्शन बी, होमोनिम्स का अर्थ है ऐसे शब्द जिनकी एक ही स्पेलिंग हो अथवा एक ही उच्चारण हो। उदाहरण के तौर पर BANK बैंक एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान है, बैंक हम सब समझते हैं, और नदी के किनारे को भी BANK बैंक ही कहा जाता है। लाई झूठ बोलना भी है, लाई लेटना भी है, तो ये हुए होमोनिम्स। ऑप्शन सी, एंटोनिम का अर्थ है विलोम शब्द, और ऑप्शन डी एक बेहतरीन शब्द है। विद्यार्थी ध्यान दें, शब्द का उच्चारण है स्यूडोनिम या सूडोनिम। इस शब्द में पहला लेटर पी साइलेंट रहता है। सूडोनिम का अर्थ है उपनाम यानी छद्म नाम।
कई बार कवि या लेखक अपने छद्म नाम या उपनाम से भी लेखन करते हैं, तो उसे कहते हैं उनका सूडोनिम या पेन नेम, अंग्रेजी में पेन नेम। उदाहरण के तौर पर हिंदी के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी का जो पेन नेम या सूडोनिम हुआ करता था वो था निराला। हरिवंश राय जी बच्चन सूडोनिम या पेन नेम से कविताएं लिखते थे। हमारा आंसर यद्यपि ऑप्शन ए एक्रोनिम ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 79 हमें मिली है एक इडियम या मुहावरा जिसका हमें अर्थ बताना है। टू बी अप इन आर्म्स। टू बी अप इन आर्म्स का अर्थ है लोग काफ़ी अपसेट हैं या गुस्से में हैं और विरोध कर रहे हैं। हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए टू बी एंग्री। अन्य ऑप्शंस को कभी इग्नोर न करें। तो ऑप्शन बी टू बी डिफेंसिव, आप डिफेंसिव हो रहे हैं, रक्षात्मक व्यवहार कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। टू बी नर्वस, व्याकुल होना। टू बी रूड, जो है रूड का अर्थ है रूखा होना, जब बोलने में आप शिष्टाचार नहीं रखते हैं। हमारा आंसर निसंदेह मात्र ऑप्शन ए ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 80 निर्देश है प्रश्न शब्द का एंटोनिम या विलोम बताएं। प्रश्न शब्द है स्टेबल। स्टेबल का अर्थ है स्थिर या स्थायी, जो संतुलित है, स्थिर है, हिलडुल नहीं रहा है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए शेकी का मतलब है हिलता हुआ या अस्थिर। इंग्लिश में अनस्टेबल या फिर वॉबली। अन्य ऑप्शंस में टफ आप जानते हैं, सख्त, कठोर या कठिन। रिलायबल का अर्थ है विश्वसनीय, और इवन आप जानते हैं, इवन है समान अथवा सम। गणित में इवन और ऑड सम के अर्थ में लेते हैं, वरना इवन है समतल या समान। हमारा आंसर ऑप्शन ए शेकी ही रहेगा। स्थिर या स्थायी का उल्टा अस्थिर, हिलता हुआ, वॉबली, अनस्टेबल या शेकी। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 81 फिर से एक इडियोमैटिक एक्सप्रेशन है। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो इसका सही अर्थ देता हो। टू रन अराउंड इन सर्कल्स। टू रन अराउंड इन सर्कल्स का अर्थ है लगातार व्यस्त दिखना, काम में लगे हुए रहना या लगे हुए दिखना, किंतु कुछ पाना नहीं, कुछ अचीव नहीं करना, कुछ अकम्प्लिश नहीं करना, बस यूं ही व्यस्त रहना या व्यस्त दिखना। हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी टू बी एक्टिव और बिजी विदाउट अचीविंग मच। अन्य ऑप्शंस पर एक नज़र कर लेते हैं। एक कहता है टू वर्क एक्सेसिवली हार्ड। एक्सेसिवली है अत्यधिक, बहुत मेहनत करना। बाई कीपिंग टू जॉब्स, बिल्कुल नहीं। टू रिमेन बिजी विथ योर वर्क, नहीं। टू कीप रनिंग टू सेट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड, बिल्कुल नहीं। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन डी ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 82 फिर से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का प्रश्न है, पढ़ते हैं। इम्पॉसिबल टू सबड्यू और डिफीट। सबड्यू का अर्थ है किसी को दबाना या दमन करना, डिफीट है हराना, तो वो जिसको दबाया न जा सके, जिसका दमन न किया जा सके, जिसे हराया न जा सके, कहलाएगा इनडोमिटेबल। हिंदी में कहते हैं अदम्य, जिसका दमन नहीं हो सकता, जिसे दबाया हराया नहीं जा सकता, इनडोमिटेबल। बहुत किसी में साहस है तो हम कहेंगे इनडोमिटेबल करेज, अदम्य साहस। अन्य ऑप्शंस में ऑप्शन ए इनएविटेबल का अर्थ होता है अटल, जो होकर रहेगा, अवश्यम भावी है। इमैक्युलेट का अर्थ है त्रुटि रहित, जो चीज़ परफेक्ट है या बिल्कुल स्पॉटलेसली क्लीन है, बिल्कुल साफ, बेदाग या त्रुटि रहित। और इनएक्सेसिबल का अर्थ है अगम्य। एक्सेसिबल यानी जहाँ तक आप पहुँच सकते हैं, इनएक्सेसिबल है जहाँ आप नहीं पहुँच सकते। तो इनएक्सेसिबल हुआ अगम्य, जहाँ तक पहुँचा न जा सके, जिस तक पहुँचा न जा सके। हमारा आंसर ऑप्शन डी इनडोमिटेबल ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 83 निर्देश है नीचे दिए गए वाक्य को पढ़ें और जिस खंड में कोई ग्रामेटिकल एरर हो उसका पता लगाएं। वही खंड जिसमें कोई ग्रामेटिकल एरर होगी हमारा आंसर होगा। तो पढ़ते हैं। The average price of tomatoes have soared to 70 rupees per kilogram in many parts of the country. विद्यार्थी ध्यान दें, वाक्य का सब्जेक्ट है प्राइस, जो कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। जो औसत कीमत है टमाटोस यानी टमाटर की, हैव सोल्ड नहीं, एवरेज प्राइस सिंगुलर सब्जेक्ट है, हैव के स्थान पर हैज होना चाहिए था। करेक्शन के बाद वाक्य पढ़ा जाएगा। द एवरेज प्राइस ऑफ टमाटोज हैज सोर्ड। सोर का अर्थ होता है ऊंचा उठना, बढ़ जाना। तो टमाटोज की जो औसत कीमत है वो बढ़ गई है, ऊंची उठ गई है टू 70 रुपीज़ अ किलोग्राम इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री, देश के कई हिस्सों में। वाक्य के जिस खंड में एरर है वो है खंड सी।
द एवरेज प्राइस ऑफ टमाटोज हैव नहीं हैज होना चाहिए था। अन्य किसी खंड में कोई एरर नहीं, हमारा आंसर ऑप्शन सी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 84, हमें मिला है एक वाक्य जिसमें एक अंडरलाइन सेगमेंट या रेखांकित खंड है। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो इसे सही करता हो, इसमें दी गई अशुद्धि को ठीक करता हो। तो पढ़ते हैं, आई मेड देम क्लीनिंग द रूम थरली। थरली का अर्थ है अच्छी तरह से। वाक्य में एरर कहाँ है? निसंदेह यहाँ है, क्लीनिंग नहीं क्लीन होना चाहिए था। विद्यार्थी ध्यान दे, मेक, हैव, लेट, गेट, ये सभी पॉजिटिव वर्ब्स हैं। इनके उपरांत हम जोड़ते हैं बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव का अर्थ है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके पहले कोई टू नहीं जोड़ना है। उदाहरण के तौर पर हम कहें कि मुझे जाने दो, इंग्लिश में कहेंगे लेट मी गो। लेट मी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिना टू के, यानी बेयर इन्फिनेटिव। लेट मी गो होगा, लेट मी टू गो नहीं, लेट मी गोइंग भी नहीं। वाक्य पर एक बार पुनः ध्यान केंद्रित करते हैं। मेड पास्ट या सेकंड फॉर्म है मेक की। आई मेड देम क्लीन द रूम थरली, अर्थ हुआ मैंने उनसे अच्छे तरीके से कमरे की सफाई करवाई। मैंने उनसे अच्छे तरीके से कमरे की सफाई करवाई। मेड देम क्लीन, ना कि क्लीनिंग। हमारा आंसर इस सारे आलोक में मात्र ऑप्शन डी हो सकता है, आई मेड देम क्लीन। अन्य ऑप्शंस पर एक नज़र कर लेते हैं। आई मेक देम नहीं और क्लीनिंग भी नहीं, आई मेकिंग बिल्कुल नहीं। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन डी ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 85, फिर से एंटोनिम बताना है, विलोम शब्द बताना है। प्रश्न शब्द का पढ़ते हैं सबसाइड। सबसाइड का अर्थ होता है किसी चीज़ की तीव्रता का कम होना। अगर कोई चीज़ कम हो गई तो सबसाइड हो गई। उदाहरण के तौर पर सूजन या इन्फ्लेमेशन कम हो गई तो इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग या सूजन सबसाइड हो गई। हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। इंटेंसिफाई का अर्थ है तीव्रता बढ़ाना। तीव्रता कम होना, इंटेंसिफाई है तीव्रता बढ़ाना। अन्य ऑप्शंस पर एक नज़र कर लेते हैं। अबेट का अर्थ है किसी चीज़ की, अक्सर अनप्लेजेंट चीज़ की तीव्रता को कम करना। तो ये तो प्रश्न शब्द का सिनोनिम हो गया। मोटिवेट का अर्थ है प्रेरित करना, अभिप्रेरित करना, प्रेरणा देना। और डिमिनिश का अर्थ भी है कम करना। हमारा आंसर ऑप्शन डी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 86, अब की बार बताना है सिनोनिम, यानी हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो प्रश्न शब्द का पर्यायवाची हो। तो पढ़ते हैं, पार्सिमनी का अर्थ है एक्सट्रीम अनविलिंगनेस टू स्पेंड मनी, यानी बहुत ज़्यादा कंजूसी का स्वभाव, जहां आप पैसे खर्च करने की बिल्कुल इच्छा नहीं रखते हैं। हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, माइजरलीनेस या फिर मीननेस। मीननेस, स्टिंजीनेस, कंजूसी। अन्य ऑप्शंस पर एक नज़र कर लेते हैं। रेडीनेस तो तत्परता है, मीन है कंजूस। विद्यार्थी ध्यान दें, पार्सिमनी एक नाउन है जबकि मीन एक एडजेक्टिव है, इसलिए मीन उत्तर नहीं हो सकता। मीननेस या स्टिंजीनेस हो सकता था। जेनरोसिटी तो इसका विलोम शब्द है। जेनरोसिटी का अर्थ है उदारता, बड़ा दिल होने की स्थिति को कहते हैं जेनरोसिटी। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन डी ही हो सकता है। पार्सिमनी का सिनोनिम है माइजरलीनेस, कंजूसी। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 87, फिर से एक वाक्य है जिसमें एक अंडरलाइन सेगमेंट है। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो इसे ठीक करता हो। तो पढ़ते हैं, टमाटो सोइंग, सोइंग का अर्थ है बोना, अराउंड जुलाई इन द सदर्न स्टेट। सदर्न का अर्थ है दक्षिणी, दक्षिणी राज्यों में आर हार्वेस्टेड इन अक्टूबर। हार्वेस्ट का अर्थ है फसल काटना। वाक्य में एरर कहाँ है? यहाँ सोइंग नहीं सोन होना चाहिए था। विद्यार्थी ध्यान दें, टमाटो सोन अराउंड जुलाई, टमाटोस जो कि बोए जाते हैं जुलाई के आसपास, इन सदर्न स्टेट्स दक्षिणी राज्यों में, उनकी कटाई होती है अक्टूबर में। विद्यार्थी ध्यान दें, हमें यहाँ चाहिए था पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, जबकि हमें मिला है प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म। द टमाटोज सोन का अर्थ हुआ द टमाटोज दैट आर सोन अराउंड जुलाई, टमाटोज जो जुलाई के आसपास बोए जाते हैं। तो द टमाटोज दैट या विच आर सोन, संक्षेप में द टमाटोज सोन अराउंड जुलाई। हमारा करेक्शन मात्र ऑप्शन डी ही हो सकता है, द टमाटोज सोन अराउंड जुलाई। अन्य ऑप्शंस
को रिव्यू कर लेते हैं। ऑप्शन ए कहता है टमाटो सो, नहीं, हमें चाहिए थर्ड या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। टमाटो सोइंग भी नहीं, हमारा आंसर मात्र ऑप्शन डी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 88, फिल इन द ब्लैंक का प्रश्न है, पढ़ते हैं। डैश द ट्रेन वॉज इनिशियली लेट बाई 6 आवर्स, इट मेड अप 3 आवर्स बिफोर रीचिंग द डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन का अर्थ है मंजिल, मेडअप का अर्थ होता है भरपाई की। मेकअप का पास्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म हुआ मेडअप। हमारा आंसर बेशक ऑप्शन ए ही हो सकता है। ऑल्दो का अर्थ है यद्यपि या हालांकि। वाक्य में इसे लगाकर पढ़ते हैं। ऑल्दो, हालांकि, द ट्रेन वॉज इनिशियली, इनिशियली मीन्स शुरू में, प्रारंभ में, लेट बाई 6 आवर्स, पहले 6 घंटों से लेट चल रही थी, फिर भी इट बाद में, इट मेड अप 3 आवर्स बिफोर रीचिंग इट्स डेस्टिनेशन। तो हालांकि शुरू में तो जो ट्रेन थी वो 6 घंटे लेट चल रही थी, फिर भी बाद में उसने 3 घंटे की भरपाई की, रफ्तार बढ़ाकर अपनी मंजिल पहुंचने से पहले, अर्थात 6 घंटों की डिले के स्थान पर अंततः 3 ही घंटे की डिले हुई, क्योंकि 3 घंटे की उसने भरपाई कर ली। अन्य ऑप्शंस को भी रिव्यू कर लेते। इनकेस का अर्थ होता है अगर कहीं, इन स्पाइट ऑफ का अर्थ होता है के बावजूद, बिकॉज आप जानते हैं क्योंकि। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन ए हो सकता है, ऑल्दो, यद्यपि या हालांकि। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 89, हमें बताना है एक बार फिर से सिनोनिम या पर्यायवाची प्रश्न शब्द का। क्वेश्चन वर्ड है ऑफेंड। ऑफेंड का अर्थ है बुरा मनवाना, किसी को नाराज करना। अगर आप किसी को ऑफेंड करते हैं तो उसे बुरा मनवाते, ऐसी बात कहते हैं जिससे वो चिढ़ जाए, बुरा मान जाए। हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, अनॉय। अनॉय का अर्थ है चिढ़ाना। अन्य ऑप्शंस में एड का अर्थ है सहायता या सहायता देना, ये नाउन और वर्ब दोनों है। असिस्ट का अर्थ है सहयोग करना, और अंतिम ऑप्शन डी, मॉलिफाई का अर्थ है किसी को शांत करना। अगर कोई गुस्से में है, हम उसे शांत करें तो हम उसे करेंगे मॉलिफाई या प्लकेट। हमारा आंसर ऑप्शन बी, अनॉय ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 90, अब की बार मिला है एक्टिव वॉइस का एक वाक्य जिसे हमें बदलना है पैसिव वॉइस में। तो पढ़ते हैं। बाय द टाइम द टीम अराइव्ड, जब तक टीम पहुंची, द टेक्नीशियंस हैड ऑलरेडी रिपेयर्ड, रिपेयर का अर्थ है मरम्मत करना, द कंट्रोल पैनल, जो कंट्रोल पैनल था उसकी टेक्नीशियंस पहले ही मरम्मत कर चुके थे। ऐसे वाक्यों में विद्यार्थी हमेशा दिए गए वाक्य के टेंस पर ध्यान दें। इस क्लॉज का टेंस है पास्ट परफेक्ट, हेड के साथ वर्ब की थर्ड या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का इस्तेमाल हुआ है। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो हमें देता हो द कंट्रोल पैनल हैड ऑलरेडी बीन रिपेयर्ड। पैसिव वॉइस में हैड बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का इस्तेमाल होगा। खंड का टेंस है पास्ट परफेक्ट। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन ए ही हो सकता है। पढ़ते हैं। बाय द टाइम द टीम अराइव, जब तक टीम पहुंची, द कंट्रोल पैनल हैड ऑलरेडी बीन रिपेयर्ड, रिपेयर किया जा चुका था बाय द टेक्नीशियंस द्वारा। अन्य ऑप्शंस को कभी इग्नोर न करें, तो उन्हें भी रिव्यू कर लेते हैं। ऑप्शन बी कहता है द कंट्रोल पैनल वॉज रिपेयर्ड, बिल्कुल नहीं। सी कहता है एवरीथिंग वॉज रिपेयर्ड, बिल्कुल नहीं, बात कंट्रोल पैनल की है और हैड बीन होना चाहिए था। डी कहता है बाय द टाइम द टीम अराइव्ड द कंट्रोल पैनल हैज, नहीं, हैड होना चाहिए था। डी भी नहीं। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन ए ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 91 में वाक्य में एक रेखांकित खंड है। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो इसे ठीक करता हो, दुरुस्त करता हो। तो पढ़ते हैं। दिस इज प्लेस वेयर कृष्ण वॉज बोर्न, नहीं, होना चाहिए था दिस इज द प्लेस वेयर कृष्ण वॉज बोर्न। विद्यार्थी ध्यान दें, ये वो विशिष्ट स्थान है, वो पर्टिकुलर स्थान है, वो डेफिनेट स्थान है जहां कृष्ण का जन्म हुआ था। नाउन प्लेस से पूर्व डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग होना चाहिए था। वाक्य हुआ दिस इज द प्लेस, ये वो विशिष्ट स्थान है जहां कृष्ण का जन्म हुआ था। हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, दिस इज द प्लेस। अन्य ऑप्शंस में ऑप्शन ए कहता है दिस वाज द प्लेस, बिल्कुल नहीं। दिस इज अ प्लेस भी नहीं। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन सी ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 92, फिर से वही निर्देश है, तो पढ़ते हैं। No sooner did it begin to rain that all the guests ran inside. That नहीं, then होना चाहिए था। कोरिलेटिव कंजंक्शंस का प्रश्न है। No sooner के उपरांत हम लेते हैं then, THAN। करेक्शन के बाद वाक्य हुआ No sooner did it begin to rain then all the guests ran inside.
अभी बरसात होना शुरू हुई ही थी कि सभी गेस्ट्स या मेहमान अंदर की तरफ दौड़े, अंदर भागे। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन सी ही हो सकता है। अन्य ऑप्शंस पर एक नज़र कर लेते हैं। नो सूनर डिड इट बिगिन टू रेन, सो दैट बिल्कुल नहीं, व्हेन भी नहीं। विद्यार्थी ध्यान दें, व्हेन या बिफोर का प्रयोग हार्डली के साथ करते हैं, नो सूनर के साथ नहीं। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन सी ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 93 हमें मिली है एक इडियम जिसका हमें अर्थ बताना है। पढ़ते हैं। हैंडल विथ किड ग्लव्स। अगर आप किसी को हैंडल विथ किड ग्लव्स करते हैं तो उसको बड़ा ध्यान रखते हैं, बहुत सावधानी से और केयर से उसे ट्रीट करते हैं। हमारा आंसर होगा मात्र ऑप्शन ए, टू ट्रीट समवन विथ एक्सट्रीम केयर, बड़ी केयर या देखभाल से किसी को ट्रीट करना। अन्य ऑप्शंस पर एक नज़र कर लेते हैं। ऑप्शन बी कहता है टू अकम्प्लिश समथिंग रादर चैलेंजिंग, कुछ ज़्यादा ही अपेक्षाकृत रूप से चैलेंजिंग, रादर चैलेंजिंग हुआ, अपेक्षाकृत रूप से चुनौतीपूर्ण चीज़ को अकम्प्लिश करना, पूरा करना या लक्ष्य को पाना। टू शो अदर्स योर क्रिएटिविटी, बाकी लोगों को अपनी रचनात्मकता दिखाना, बिल्कुल नहीं। और अंतिम ऑप्शन डी कहता है टू रिमूव ऑल हर्डल्स। हर्डल्स का अर्थ है बाधाएं। टू स्टार्ट समथिंग, सभी बाधाओं को हटाना किसी चीज़ को शुरू करने के लिए, नहीं। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन ए ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 94 हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जिसकी स्पेलिंग गलत है। निसंदेह हमारा आंसर मात्र ऑप्शन सी ही हो सकता है। शब्द एवरेस्ट की स्पेलिंग में यहाँ ई नहीं ए होना चाहिए था। एवरेस्ट की सही स्पेलिंग होगी AVARICE। एवरेस्ट का अर्थ है बहुत ज़्यादा लालच, बहुत जो ग्रीड होती है, लालच होती है, उसे कहते हैं एवरेस्ट। अन्य ऑप्शंस में ऑप्शन ए एम्बिशियस का अर्थ है महत्वाकांक्षी, फिक्टिशियस का अर्थ है काल्पनिक, इमेजिनरी, जो चीज़ रियल नहीं है, और न्यूट्रिशियस का अर्थ है पोषक। हमारा आंसर ऑप्शन सी होगा क्योंकि एवरेस्ट या ग्रीड या बहुत ज़्यादा ग्रीड, लालच की स्पेलिंग में एरर थी, अन्य किसी शब्द की स्पेलिंग में कोई एरर नहीं। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 95 अब की बार मिला है डायरेक्ट स्पीच का एक वाक्य जिसे हम बदलेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। तो पढ़ते हैं। द ऑफिसर सेड टू मी, कोट, Had I known about the problem earlier, I would surely have helped you, unquote. ऑफिसर ने मुझसे कहा, यदि मुझे समस्या के बारे में पहले से पता होता तो मैं निश्चित रूप से आपकी सहायता करता। ऐसे वाक्यों में हम सबसे पहले ध्यान लगाएं रिपोर्टिंग वर्ब पर। रिपोर्टिंग वर्ब सेड पास्ट टेंस में है, सेड के साथ टू मी भी है तो सेड टू मी हो जाएगा टोल्ड मी। जहां तक डायरेक्ट स्पीच के खंड की बात है, Had I known about the problem earlier, I would surely have helped you, कंडीशनल टाइप 3 प्रकार का वाक्य है, तीसरे प्रकार का कंडीशनल वाक्य है। यदि मुझे पता होता पहले से समस्या के बारे में तो मैं आपकी सहायता करता। ऐसे वाक्यों में जो कंडीशनल क्लॉज है वो होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में, हेड के साथ वर्ब की थर्ड या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। हैड आई नोन अबाउट द प्रॉब्लम या फिर इफ आई हैड नोन भी हो सकता था। और जो मेन क्लॉज है वो होगा कंडीशनल परफेक्ट में, अर्थात वुड हैव या फिर कुड हैव या माइट हैव के साथ वर्ब की थर्ड या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। ऐसे वाक्यों को जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस सारे आलोक में हमारा आंसर मात्र ऑप्शन डी ही हो सकता है। द ऑफिसर टोल्ड मी दैट इफ ही हैड नोन अबाउट द प्रॉब्लम अर्लियर ही वुड श्योरली हैव हेल्प्ड मी। अन्य ऑप्शंस पर एक नज़र कर लेते हैं। ऑप्शन ए कहता है द ऑफिसर सेड टू मी, नहीं टोल्ड होना चाहिए था। ही हैड श्योरली हेल्प्ड भी नहीं। ऑप्शन बी कहता है द ऑफिसर टोल्ड मी दैट इफ ही हैड नोन अबाउट द प्रॉब्लम अर्लियर ही विल, नहीं वुड होना चाहिए था। ऑप्शन सी कहता है द ऑफिसर सेड दैट ही, नो बिल्कुल नहीं। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन डी ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए अंतिम 5 प्रश्न हमें मिला है कॉम्प्रिहेंशन पैसेज जिसे हम पढ़ें और उसके उपरांत दिए गए सवालों के जवाब दें। तो पहले पढ़ते हैं फिर इसे हल करते हैं। रिटेल ट्रेड, रिटेल का अर्थ है खुदरा, खुदरा जो व्यापार है, हैज शिफ्टेड विथ ऑनलाइन शॉपिंग। शिफ्ट का अर्थ है बदल जाना, विथ ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग के साथ ये बदल गया है। एंड चेंजिंग कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन, चेंजिंग है बदलती हुई, कंज्यूमर है उपभोक्ता, एक्सपेक्टेशन है अपेक्षा या उम्मीद है, तो अपेक्षा या उम्मीदों के साथ ये बदल गया है। ब्रिक एंड मोर्टार स्टोर्स, विद्यार्थी ध्यान दें, ब्रिक एंड मोर्टार का अर्थ है जो पारंपरिक रूप के व्यापार या व्यापार संचालन का पारंपरिक रूप था उसे कहा जाता है ब्रिक एंड मोर्टार।
स्टोर्स कॉम्पीट विथ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स है जो आप ऐप्स के माध्यम से या फिर मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर के माध्यम से व्यापार करते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली करते हैं। ब्रिक एंड मोर्टार स्टोर्स कॉम्पीट, जो परंपरागत रूप से चलने वाले दुकानें व्यापार हैं वो किससे कॉम्पीट कर रहे हैं? ई कॉमर्स से, बाई इन्हांसिंग द इन स्टोर एक्सपीरियंस। इन्हांस से बढ़ाना, इन स्टोर एक्सपीरियंस है ग्राहक को जो किसी दुकान में अनुभव होता है उसे कहते हैं इन स्टोर एक्सपीरियंस। यूजिंग टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के प्रयोग से, नॉलेजेबल स्टाफ, ज्ञानवान या सुविज्ञ स्टाफ के माध्यम से, एंड एन अपीलिंग एम्बियंस। अपीलिंग का अर्थ है आकर्षक, एम्बियंस का अर्थ है माहौल या परिवेश, दुकान वगैरह का माहौल परिवेश आकर्षक होना चाहिए। शॉपर्स, शॉपर्स का अर्थ है खरीदार या ग्राहक। विजिट स्टोर्स मोर फॉर एक्सपीरियंसेस रादर देन सिंपली टू बाई। जो ग्राहक होते हैं वो दुकानों में या स्टोर्स में मात्र जो है खरीदारी करने नहीं जाते बल्कि एक अच्छे अनुभव के लिए जाते हैं, तो एक्सपीरियंसेस के लिए जाते हैं। ट्रेडिशनल स्टोर्स, ट्रेडिशनल है परंपरागत, वही ब्रिक एंड मोर्टार को ट्रेडिशनल कहा जाएगा। फेस फिक्स्ड कॉस्ट्स, फिक्स्ड कॉस्ट है जो आपके लगेंगे ही लगेंगे, जो नियत खर्चे हैं आपके, स्थायी खर्चे हैं, लाइक ओवरहेड्स। ओवरहेड्स का अर्थ होता है नियमित खर्चे, वो रेगुलर खर्चे जो होंगे ही। बट एडजस्ट थ्रू सुपीरियर सर्विस, लेकिन वो समायोजन बिठा लेते हैं, थ्रू का अर्थ के माध्यम से, सुपीरियर है उच्चतर, उच्चतर सेवा के माध्यम से। क्विक प्रॉब्लम रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन का अर्थ है किसी समस्या का हल, तो वो जल्दी से आपकी समस्या का हल कर लेते हैं ग्राहक की। एंड कम्युनिटी इंगेजमेंट, और समाज से जो इंगेजमेंट होता है उसके माध्यम से। ओमनी चैनल रिटेल इज ग्रोइंग, ओमनी चैनल का अर्थ है सर्व चैनल, यानी जिसमें ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों आ गए, बढ़ रही है। वाइल ई कॉमर्स ऑफर्स वाइडर सिलेक्शन एंड फास्ट डिलीवरी। एक और ई कॉमर्स क्या ऑफर करता है? ज़्यादा ऑप्शन सिलेक्शन के लिए, एंड फास्ट डिलीवरी, डिलीवरी जल्दी हो जाती है। ब्रिक एंड मोर्टार रिमेन्स इंपॉर्टेंट फॉर पर्सनल इंटरेक्शन एंड इंस्टेंट सेटिस्फैक्शन। जबकि परंपरागत जो व्यापार की विधि है, स्टोर्स हैं, वो इम्पॉर्टेंट अभी भी बने हुए हैं फॉर पर्सनल इंटरेक्शन, क्योंकि व्यक्तिगत इंटरेक्शन होता है, बातचीत आदि होती है, एंड इंस्टेंट सेटिस्फैक्शन, और तुरंत संतोष मिलता है, संतुष्टि मिलती है। स्मॉल रिटेलर्स फेस चैलेंजेस इंक्लूडिंग हाई यूटिलिटी कॉस्ट। चैलेंजेस है, चुनौतियाँ। यूटिलिटी कॉस्ट क्या है? विद्यार्थी ध्यान दें, बिजली, पानी, गैस और टेलीकॉम यानी कि टेलीफोन या इंटरनेट के जो कनेक्शन के खर्चे होते हैं, जैसे बिजली का खर्चा, पानी का खर्चा, फ़ोन का खर्चा, आपकी फिक्स्ड लाइंस का खर्चा, या फिर आपने इंटरनेट के लिए मान लीजिए कोई लाइन ले रखी है, हाई स्पीड इंटरनेट ले रखा है आपने, तो वो जो सारे हैं वो यूटिलिटी बिल्स हैं। कहीं मान लीजिए गैस कनेक्शन है तो वो भी यूटिलिटी बिल में ही आएगा। हाई यूटिलिटी कॉस्ट्स, लिमिटेड कैपिटल फॉर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। लिमिटेड यानी सीमित, कैपिटल का अर्थ है पूंजी, फॉर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए जो छोटे रिटेलर्स हैं उनके पास कम पैसा होता है क्योंकि हाई यूटिलिटी कॉस्ट से। लो डिजिटल अडॉप्शन, डिजिटल का अर्थ है तकनीकी यानी कि कंप्यूटर या फिर मोबाइल फ़ोन या ई कॉमर्स से अर्थ है। अडॉप्शन का अर्थ है अपनाना, वो उनमें डिजिटल अडॉप्शन कम है। एंड एक्सेसिव रिलायंस, एक्सेसिव है बहुत ज़्यादा ही, रिलायंस है भरोसा ऑन थर्ड पार्टी डिलीवरी सर्विसेज, और जो थर्ड पार्टी से डिलीवरी कराना है, जो माल लेकर जाएगा। सम सक्सेसफुल रिटेलर्स, कुछ जो सफल रिटेलर्स हैं, कंबाइन, कंबाइन का अर्थ होता है मिलाना, शामिल करना। डिजिटल इनोवेशन, विद्यार्थी ध्यान दें, इनोवेशन का अर्थ है तकनीकी सुधार या नवाचार, जो तकनीकी रूप से उन्नतता आती है वो इनोवेशन है। विथ सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, सस्टेनेबल यानी जिसे आप बनाए रख सकें, अर्थात जो आप टिकाऊ रूप से चला सकें, इतना ज़्यादा भी खर्चे में ना हो कि आप उसे चला ना सके, तो सस्टेनेबल है जो आप चला सकते हो, यानी उसका खर्चा या उसमें लगने वाली जो कठिनाई है वो आप मैनेज कर सकते हैं। प्रैक्टिसेस एंड पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंसेस, और निजी अनुभव मिलता है ग्राहक को। ब्रिक एंड मोर्टार सक्सेस डिपेंड्स ऑन इंटीग्रेटिंग ओमनी चैनल स्ट्रेटजीज। जो ब्रिक एंड मोर्टार है, परंपरागत स्टोर्स हैं, उनकी जो कामयाबी है डिपेंड्स किस पर निर्भर करती है कि वो इंटीग्रेट कर सकें, जोड़ सकें ओमनी चैनल स्ट्रेटजीज। ओमनी चैनल है सर्व चैनल, ऑनलाइन ऑफलाइन सब आ जाए उसमें,
स्ट्रेटजीज है रणनीतियाँ विथ इनोवेशन एंड सर्विस क्वालिटी, वो नवाचार और सर्विस की क्वालिटी से जो है वो ये ओमनी चैनल स्ट्रेटजीज अपना सकते हैं। इतना पढ़ने पर हमें खासा सटीक अनुमान हो चला है कि परंपरागत स्टोर्स जो है उनकी तुलना की जा रही है ई कॉमर्स से, और ओमनी चैनल के माध्यम से कैसे सर्वोत्तम जो रिजल्ट्स पाए जा सकते हैं। अब हम दिए गए सवालों को हल कर सकते हैं, तो पढ़ते हैं। द प्राइमरी पर्पस ऑफ द पैसेजेस, इस पैसेज का मुख्य पर्पस क्या है? निसंदेह ऑप्शन बी, टू डिस्क्राइब, इस चीज को डिस्क्राइब करना, हाउ ओमनी चैनल स्ट्रेटजीज, जो सर्व चैनल स्ट्रेटजीज हैं, आर द बेस्ट, वो कैसे सर्वोत्तम है, क्योंकि वो सभी तरह की अच्छाइयों को साथ ले आती हैं। अन्य ऑप्शंस को रिव्यू कर लेते हैं। ऑप्शन ए कहता है टू एडवोकेट ब्रिक एंड मोर्टार रिटेल ओवर ई कॉमर्स, नहीं। ऑप्शन सी कहता है टू डिस्कस द चैलेंजेस दैट मॉडर्न रिटेल फेसेस, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन डी कहता है टू एक्सप्लेन व्हाई डिलीवरी सर्विसेज आर हार्मफुल, बिल्कुल नहीं। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन बी ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 97, इन कॉन्टेक्स्ट द वर्ड ओवरहेड्स मीन्स मोस्ट नियरली मीन्स, कि संदर्भ में ओवरहेड्स का जो सबसे नज़दीकी अर्थ है या फिर जो तार्किक अर्थ है वो क्या है? विद्यार्थी ध्यान दें, हमें ओवरहेड्स मिलता है यहाँ, फिक्स्ड कॉस्ट्स लाइक ओवरहेड्स, जो आपके व्यापार संचालन में नियमित खर्चे होते हैं, यानी जो लगेंगे ही, जैसे आपकी जगह का किराया, बिजली आदि के बिल, तो ये हुए ओवरहेड्स। हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, फिक्स्ड एक्सपेंसेस। संदर्भ में जो सबसे सटीक अर्थ है वो है फिक्स्ड एक्सपेंसेस। अन्य ऑप्शंस को रिव्यू कर लेते हैं। प्रॉफिट्स लाभ, बिल्कुल नहीं। रेवेन्यूज आय, बिल्कुल नहीं। और डिस्काउंट्स जो छूट मिलती है वो बिल्कुल नहीं। हमारा आंसर फिक्स्ड एक्सपेंसेस ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 98, अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए चैलेंज फॉर स्मॉल रिटेलर्स, पैसेज के मुताबिक वो कौन सी चुनौती है जो स्मॉल रिटेलर्स के लिए नहीं है? विद्यार्थी ध्यान दें, स्मॉल रिटेलर्स के जो चैलेंजेस हैं उनका उल्लेख 7वीं पंक्ति और उसके उपरांत है। स्मॉल रिटेलर्स फेस सामना करते हैं चैलेंजेस इंक्लूडिंग हाई यूटिलिटी कॉस्ट्स, लिमिटेड कैपिटल फॉर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, लो डिजिटल अडॉप्शन एंड एक्सेसिव रिलायंस ऑन थर्ड पार्टी डिलीवरी सर्विसेज। इस सारे आलोक में हमारा आंसर मात्र ऑप्शन सी ही हो सकता है, इनसफिशिएंट, अपर्याप्त मार्केटिंग एफर्ट्स, विपणन के प्रयास या कोशिशें। वो अपर्याप्त विपणन की या मार्केटिंग की कोशिश करते हैं, ये चुनौती नहीं है पैसेज के मुताबिक। जबकि ऑप्शन ए हाई यूटिलिटी बिल्स है, डिपेंडेंस ऑन थर्ड पार्टी डिलीवरी सर्विसेज कॉजिंग प्रॉफिट इरोजन, इरोजन का अर्थ है क्षय, थर्ड पार्टीज पर बहुत ज़्यादा निर्भरता जिससे संभवतः प्रॉफिट का क्षय हो। और अंतिम ऑप्शन डी, इनसफिशिएंट कैपिटल फॉर डिजिटल इनोवेशन, डिजिटल इनोवेशन या तकनीकी नवाचार के लिए अपर्याप्त कैपिटल या पूंजी होना भी दिया गया है। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन सी ही हो सकता है, ये वो चुनौती नहीं है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 99, द टोन ऑफ द पैसेज कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज एनालिटिकल। एनालिटिकल का अर्थ है विश्लेषणात्मक, जो विश्लेषण करती हो, एनालिसिस करती हो। अन्य ऑप्शंस में ऑप्शन बी पैसिमिस्टिक का अर्थ है निराशावादी, ऑप्शन सी इंथ्यूजियास्टिक का अर्थ है उत्साही, जोशीला, और सार्केस्टिक का अर्थ है व्यंग्यात्मक, बिल्कुल नहीं। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन ए एनालिटिकल ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 100, विच इन्फरेंस इज बेस्ट सपोर्टेड बाय द पैसेज। इन्फरेंस का अर्थ है निष्कर्ष, कौन सा निष्कर्ष जो है वो पैसेज से निकाला जा सकता है? हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंसेस आर की टू फ्यूचर रिटेल सक्सेस। पैसेज में हम देखते हैं ओमनी चैनल की बात है, ब्रिक एंड मोर्टार की भी जो स्ट्रेंथ है वो है पर्सनल एक्सपीरियंस, माहौल और पर्सनल इंटरेक्शन। अन्य ऑप्शंस को कभी इग्नोर न करें। ऑप्शन ए है ऑल रिटेलर्स विल इवेंचुअली गो फुली ऑनलाइन, इवेंचुअली है अंततः, सभी रिटेलर्स अंततः ऑनलाइन हो जाएंगे। पैसेज में ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्शन सी कहता है थर्ड पार्टी डिलीवरी इज ऑलवेज अनप्रॉफिटेबल, ऑलवेज नहीं। ऑप्शन डी कहता है पैकेजिंग वेस्ट हैज मिनिमल इम्पैक्ट ऑन कंज्यूमर्स। मिनिमल का अर्थ है बहुत ही कम, न्यूनतम, बहुत थोड़ा सा जो है असर होता है कंज्यूमर्स पर पैकेजिंग के नुकसान के कारण, बिल्कुल नहीं। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन बी ही हो सकता है। सो ये था आपका एनालिसिस पेपर 880 का। आई होप यू मैनेज टू लर्न अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम इट।
अच्छे असर के लिए वीडियो को फिर से देखें, वीडियो में सिखाए गए नियमों को लिखें, उनका अभ्यास करें, वीडियो में सिखाई गई वोकैबुलरी को लिखें, नोट करें, याद करें और बहुत बेहतर होगा इन शब्दों और इडियम्स का प्रयोग अपने एग्जाम्पल सेंटेंसेस में करें। सो कीप ट्राइंग, कीप वर्किंग, कीप लर्निंग। ऑल द बेस्ट। थैंक यू एंड बाय बाय।